टॉपिक होता है हड़प्पा सभ्यता। उस दिन बताया सिलेबस बता देते आप लोग ना, सिलेबस बताए थे नहीं बताए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम लोग बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जानते होंगे आप लोग। इसी का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहते हैं, दोनों नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और इसके अलावा देखिएगा इस सभ्यता के लिए और भी कई नाम आया है। जैसे इसको कहते हैं सिंधु सभ्यता, इसे कहते हैं हम लोग सरस्वती हाकड़ा की सभ्यता। तो अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के लिए अलग अलग नाम दिया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लिए कई नाम का प्रयोग किया गया है। जैसा बताया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती हाकड़ा की सभ्यता। इस प्रकार से कई नामों का प्रयोग किया गया है। इन तमाम नामों में कभी कभी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है पीटी में कि सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लिए, सिंधु सभ्यता के लिए सबसे उपयुक्त नाम क्या होगा, पीटी का सवाल होता है। इसके लिए सबसे जो उपयुक्त नाम है उसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कि सबसे पहले आप देखिएगा कि हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज हुई थी, उसका उत्खनन कार्य हुआ था और उसी सभ्यता से जो वस्तु प्राप्त हुए उसके आधार पर इस महान सभ्यता की रूपरेखा तैयार की गई और इसी आधार पर इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। इसलिए कहते हैं इसे सिंधु सभ्यता कि इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो स्थल प्राप्त हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु किनारे नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। इसके बाद नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी का मतलब हुआ कि सिंधु और उससे जुड़ी हुई जो नदियाँ थी उसके किनारे भी सभ्यता का प्रमाण पाया गया। फिर नाम पड़ा सरस्वती हाकड़ा की सभ्यता, इसलिए कि सरस्वती नदी बहती है राजस्थान के क्षेत्र में, वहाँ भी इसके प्रमाण पाए गए, जैसे कालीबंगा का इलाका है। ठीक है, तो अलग अलग नाम। लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी समस्या आ गई इतिहासकारों के बीच, इस सभ्यता के लिए सबसे ठोस नाम, सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा। और इसमें देखा गया कि अगर किसी भूगोल से बांधते हैं, मान लीजिए नाम देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इससे क्या होगा कि सिंधु और उसके आसपास की जो नदियां हैं सिर्फ उसी का लोकेशन होगा। जबकि यह देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी स्थल है वह कहाँ पाया गया है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दैमाबाद में। तो इतने हट करके जिसको सिंधु नदी से कोई सरोकार नहीं है तो फिर भी नाम देते हैं सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जो महाराष्ट्र का इलाका है, बाकी नदी का क्षेत्र है, उसकी उपेक्षा होगी। और जब इस प्रकार की समस्याएं इतिहास में आती है, इतिहासकार की एक सर्वमान्य धारणा होती है कि उस स्थल को प्राथमिकता दिया जाए जहां उस सभ्यता का अवशेष पहली बार मिला हो, पहली बार खोज हुआ हो। ठीक है, तो इस रूप में यह एक सर्वमान्य मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे उपयुक्त नाम कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। कोई कंफ्यूजन, हड़प्पा सभ्यता। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाए, कब से कब तक माना जाए। तो यह भी इतिहास में बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए है कि हड़प्पा का तो कोई लिखित इतिहास नहीं मिला है और लिखित इतिहास नहीं प्राप्त होने के कारण से कब तक इसके काल को रखा जाए यह पूरी तरह से पुरातात्विक वस्तुओं के ऊपर निर्भर करता है। ना इसका कोई साहित्यिक साक्ष्य है, ना कोई इसका विदेशी वृत्तांत है। इसका एकमात्र स्रोत क्या है, पुरातात्विक। उसके उत्खनन से, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, पुरानी वस्तु है। पुरा मतलब पुरानी, और तत्व का मतलब क्या हो गया, वस्तुएं। तो पुरानी वस्तुएं जो प्राप्त हुई है, तो पुरानी वस्तुओं के आधार पर इस सभ्यता के काल का निर्धारण किया गया है। ऐसे आप देखिएगा कि अलग अलग विद्वानों का राय है, लेकिन इसमें जो एक आम राय है
जो इतिहासकार R.S. शर्मा ने दिया है, और R.S. शर्मा के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का काल आमतौर पर 2500 BC से लेकर 1800 BC, सुन लीजिए 1800 BC। इतिहासकार R.S. शर्मा, ध्यान दीजिए, NCERT जो लिखे हैं, तो इतिहासकार R.S. शर्मा के हिसाब से आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन जब यहाँ हम लोग वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएंगे तो इसमें एक है C14, C14, इसे कहते हैं रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति कहते हैं। और रेडियो कार्बन पद्धति के हिसाब से देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 BC से लेकर के 1750 BC, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लिए जब देगा कि आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाए, तो 2500 BC से लेकर के 1800 BC। और जब यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता का काल रेडियो कार्बन विधि या C14 के हिसाब से कब तक माना जाए, तो यहाँ 2300 से लेकर के 1750 BC के बीच। हालांकि यहाँ बता दें, यह जो रेडियो कार्बन विधि है जो पुरानी वस्तुएं पाई जाती है, उसी में देखा जाता है कार्बन की मात्रा कितनी है, और इसी आधार पर तय की जाती है यह कितना पुराना हो सकता है, ठीक है। इसके साथ एक विडंबना ये रहती है, इतिहासकार कहते हैं कि हमने जो तिथि तय किया है उसमें 100 साल आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है। जो लोग, जो वैज्ञानिक इस पद्धति के हिसाब से तिथि तय करते हैं वो खुद बताते हैं यह एडजस्ट नहीं होगा, इसमें 100 साल का आगे पीछे हो सकता है। और यदि 100 साल का आगे पीछे होगा तो यहाँ जो 2300 देख रहे हैं 2400 हो जाएगा, यहाँ 1750 देख रहे हैं 1850 हो जाएगा। तो मोटा मोटी हड़प्पा सभ्यता का काल मन में बैठा लें कि 2500 से 1800 रेडियो कार्बन के हिसाब से 2300 BC से लेकर के 1750। देखिए हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं BC का, और इतिहास में एक आएगा BC, एक होगा AD। बार बार इसका उल्लेख करते रहेंगे, एक BC और एक क्या हो गया AD। देखिए BC और AD जो होता है, BC का मतलब क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा जन्म के पहले, हाँ। और AD का मतलब अन्ना डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। सीधा कंसेप्ट है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना है उसे क्या कहते हैं BC, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म से लेकर जो घटना हुई उसे कहते हैं AD, अन्ना डोमिनी, हिंदी में से लिखते हैं उसको हम लोग ईसवी कहते हैं। एक्चुअली जब इतिहास के निर्माण का क्रम शुरू हुआ तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या आई कि विश्व के किस घटना को हम मानक माने, क्योंकि इतिहास की शुरुआत तो आज नहीं हुई, एक लंबी प्रक्रिया है। कैसे मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई, हम लोग आज जिस रूप में रह रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग वस्त्र पहनते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जब अतीत में आप जाएंगे तो मनुष्य क्या था, एक चौपाया जानवर की भांति था। हम लोग जैसे बंदर है ना, उसी प्रकार हम लोग उसी कुल के थे, होमो सेपियंस। हम लोग भी जानवर की भांति रहते थे, दोनों हाथ रोप के, दोनों पैर रोप के चलते थे, हाँ, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, कच्चा मांस खाते थे,
वस्त्र नहीं पहनते थे, समझे, ऐसे जानवर के की तरह रहते थे। जानवर बस बनता है नहीं रहता, वैसे रहते थे सब। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने दोनों हाथ उठाना शुरू किया। होते होते इसमें कई सौ साल लग गया, कोई एक साल दूसरे की बात नहीं है, कई 100 साल लग गया। पहले लोगों को लगा हम उठ ही नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने हाथ उठाना शुरू किया, हाथ उठाते 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 इस प्रकार से जैसे हम लोग हैं अभी हैं इस रूप में आया। फिर लगा कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा पेड़ पर जो रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, कोई जगह बना कर रहे हैं। उन्होंने गुफा बनाना शुरू किया। गुफा, मिट्टी को खोद करके, पहाड़ को खोद करके गुफा में रहना शुरू किया। फिर लगा कि हम लोग कच्चा मांस जो खाते हैं, अगर हम लोग को थोड़ा सा भूनने का इंतजाम हो तो अच्छा रहता। आग का आविष्कार हुआ, जानते हैं ना, पत्थर से पत्थर टकराया, आग निकला। तो किस प्रकार विज्ञान का विकास हुआ है, इसीलिए कहते हैं इतिहास क्या है, सामाजिक विज्ञान है। इतिहास में तो विज्ञान ही है। तो आग का आविष्कार हुआ, फिर चाक का आविष्कार हुआ। हाँ, इसके बाद देखिएगा मनुष्यों ने पत्ता का, पेड़ के पत्ता का, पेड़ के छाल का वस्त्र पहनना शुरू किया, तन ढकना शुरू किया। और धीरे 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 सभ्यता की कहानी की शुरुआत होती है। और आज जिस रूप में हम लोग हैं, वहां आते आते लाखों वर्ष लग गया, लाखों वर्ष। और इतना तो छोड़ दीजिए, इंटरनेट, मोबाइल, ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं देखे हैं कब शुरू हुई है। हम लोग देखे हैं, आपके सामने की बात है, आप लोगों के सामने की बात है। मोबाइल की शुरुआत कब से हुई, इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई। तो कहने का मतलब मानव समाज, मानव सभ्यता जिस रूप में आज यहाँ तक पहुँच पाई है, लाखों वर्ष उसमें लग गया। लाखों वर्ष के संघर्ष का परिणाम है कि आज हम लोग सोचना, समझना, निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं। और आज के दौर में, आज के युग में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, निर्णय की। निर्णय की हर क्षेत्र में। आप पीटी पास कर जाइएगा, आप मेंस पास कर जाइएगा, इंटरव्यू में आकर के, बीपीएससी में इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही देखेगा कि आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आप देखिएगा कि सबसे बड़ी भूमिका निर्णय की है। कितना जल्दी आप निर्णय लेते हैं, आपका निर्णय कितना सही होता है। और देखते नहीं है, इस निर्णय के नाम पर ही प्रशांत किशोर हीरो बन गए, नहीं देखते हैं, प्रशांत किशोर बन गए ना। बस बंगाली के पूरे देश में 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कहते हैं कि प्रशांत किशोर के मैनेजमेंट के कारण से ही एनडीए सत्ता में आ पाई। उसका डिमांड देखिए कितना बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि निर्णय, और निर्णय लेने की क्षमता कैसे होता है, संघर्ष से। जितना बड़ा संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी, समझे। तो संघर्ष करते 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 व्यक्ति निर्णय लेता है। जितना संघर्ष करेगा उतना सुंदर उसका निर्णय होगा। तो आने वाले समय में हम बताए कि इतिहास का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, और लंबे संघर्ष के बाद हम लोग आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं। इतिहास को आमतौर पर 3 भाग में बांटते हैं। इतिहास का 3 भाग में होता है, और सबसे जो पहला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, नहीं, उसे कहते हैं प्राक इतिहास। सबसे पहला पार्ट उसे कहते हैं प्राक, उसे कहते हैं प्राक इतिहास। प्राक अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। दूसरा होता है उसे कहते हैं हम लोग आद्य, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो है उसे कहते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो यह 3 पार्ट में इतिहास का विभाजन, 3 पार्ट में। तो 3 भाग में पहला जो बताया प्राक, प्री हिस्ट्री। प्राक इतिहास उस काल को कहते हैं जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लोग लिखना नहीं जानते थे, लिखने से लोगों को कोई सरोकार नहीं था, लिखावट की कोई जानकारी नहीं थी।
उस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। और भारत के संदर्भ में आप देखिएगा कि आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता से पहले, यानी कि 2500 बीसी से पहले का जो काल है उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। एक लाइन में समझिए, जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लोग लिखना नहीं जानते थे, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे कहते हैं प्राक इतिहास, उसे कहते हैं प्री हिस्ट्री। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता से पहले की यह काल है। दूसरा उसे कहते हैं हम लोग आदि इतिहास, यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो और आदि इतिहास उस काल को कहते हैं जब लेखन कला का विकास हो चुका था, लोग लिखना जानते थे, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इस काल में रखते हैं। हड़प्पा कालीन लिखित साक्ष्य मिला है, अब तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और इसी वजह से अभी भी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में, आदि इतिहास में रखते हैं। और तीसरा बताए, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वह काल जब लेखन कला का विकास हो चुका था, लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और उस लिखित साक्ष्य को स्पष्ट तौर पर पढ़ भी लिया गया है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। और भारत में आमतौर पर ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से होती है? बोलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, बुद्ध काल से। बुद्ध काल से, ठीक है। बुद्ध काल बताए थे आप लोगों को हम, धार्मिक सुधार का जो आंदोलन का काल है, जैन बुद्ध का काल है, इसलिए कि बुद्ध काल में देखेंगे कि बौद्ध साहित्य की रचना हुई ना। और बौद्ध साहित्य की रचना हुई, उस बौद्ध साहित्य को अच्छे तरह से पढ़ लिया गया है, पढ़ा जा सकता है, उससे कोई कठिनाई नहीं होती है समझने में, पढ़ने में। इसीलिए यह मानते हैं कि भारत में वास्तविक रूप से ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई? बुद्ध काल से या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका इतिहास का विभाजन था। तो हम बता रहे थे इससे पहले कि जब इतिहास के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इतिहासकारों के बीच एक यह आमतौर पर विवाद का विषय बना कि विश्व की किस घटना को हम विभाजक रेखा के रूप में माने। इससे पहले क्या हुई, इसके बाद क्या हुई। और इस विभाजक रेखा के रूप में विश्व के जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार थे, उनका कांग्रेस हुआ, उनका सम्मेलन हुआ, और उसमें हर विद्वानों ने अपने अपने देश के विषय में, अपने अपने देश के ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में तर्क के साथ अपने पक्ष को रखा है। हाँ, और इन तमाम पक्षों में सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्रमाणिक ईसा मसीह के जन्म को माना गया, उनके मृत्यु को माना गया। और इसी आधार पर यह मान लिया गया ईसा मसीह का जो जन्म है वह एक तरह से विश्व में विभाजक रेखा है। इसी को आधार मान करके हम लोग इससे पहले की घटना और इसके बाद की घटना को तय करें। हाँ, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी घटनाएं हुई संसार में, उसका एक कॉमन नाम दे दिया गया, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के आने के पहले, उसे कहते हैं हम लोग BC, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि उसके विषय में हर चीज स्पष्ट तौर पर जानकारी मिलती है। और दूसरा कहा गया AD, अन्ना डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी घटनाएं हुई उस रूप में रखा गया। तो जब हम लोग BC की बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे से आगे की ओर आते हैं। 2500 BC, 2400 BC, 2300 BC, 2200 BC, 2000 BC, आते आते कहाँ आते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी, ठीक है। और फिर शुरुआत होता है AD में आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज के संदर्भ में हम लोग कहते हैं 2020, 21वीं शताब्दी। तो सोच लीजिए, 21वीं शताब्दी का मतलब हो गया, यदि हड़प्पा काल से हम लोग जोड़ें, काउंट करें, कितना 100 साल लगभग हो गया,
लगभग 4600 साल, 2500 उधर, 21वीं इधर हो गया, 4600 साल का इतिहास। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के क्रम में 4600 साल पढ़ेंगे, समझे। तो इसमें पहला नाम हम बताया हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से सभ्यता की शुरुआत होती है। और जहाँ तक सवाल उठता है हड़प्पा के संदर्भ में, तो हड़प्पा के विषय में सबसे पहली जानकारी, एक्चुअली यह परिपाटी शुरू होती है ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल के पहले लोगों को ये धारणा थी कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। ब्रिटिश काल के पूर्व यह लोग मानते थे कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक से पहले कोई सभ्यता नहीं थी। और वो इसलिए वैदिक सभ्यता को मानते थे क्योंकि वेद लोग पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, वैदिक साहित्य उपलब्ध था। तो लोग वैदिक काल से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत को मानते थे। यही हम लोग के सभ्यता का प्रस्थान बिंदु था। लेकिन ब्रिटिश काल में देखिएगा कि सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया गया, चार्ल्स मैसन के द्वारा। फिर देखिएगा कई पत्रिकाएं छपी, फिर अंत में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ और उत्खनन के आधार पर जो सामग्रियां प्राप्त हुई, हासिल हुई, उसको विश्लेषित करके वैज्ञानिक पद्धति पे उसको परीक्षण करके तब एक व्यापक रूप से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया गया। और कहते हैं यह कार्य शुरू कब से हुआ, 1921 से। 1921 में देखिएगा कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन कार्य किनके मार्गदर्शन में, जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में और दयाराम साहनी के देखरेख में, उनके निरीक्षण में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। और जब ये कार्य शुरू हुआ, जैसे जैसे ये उत्खनन हुआ, इसके वस्तु का परीक्षण किया गया, तो धीरे धीरे यह एक व्यापक रूप सामने आया कि हड़प्पा एक भव्य सभ्यता थी, बड़ी सभ्यता थी, व्यापक सभ्यता थी। और जब पूरे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, उससे जुड़े हुए स्थल को प्राप्त किए गए, उस पर एक पुस्तक का निर्माण हुआ, तब तो यह देखा गया कि विश्व की अति प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे प्राचीन कौन सी है, एक हड़प्पा सभ्यता भी है। वैसे आप ये समझें कि विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है अब तक ज्ञात आकलन और स्रोत के हिसाब से, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। पूरे संसार, समझिए सब चीज को, बहुत जरूरी है जानना। इतिहास तो बस पढ़ना बहुत आसान है, सीधे कह देंगे हड़प्पा से लेकर के पढ़ लीजिए भारतीय आजादी तक, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है। इतिहास से पढ़ते हैं तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता जिसका प्रमाण मिला है वह कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक और नाम है सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम क्या है, सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन, खोल लो सब, मास्क हटाओ ना, वैसे पढ़ो ना। हाँ नहीं आएगा संकल्प, इतना टीका लगा दिए हैं सबको, हम तो वैक्सीन सबको दे दिए ना, सब वैक्सीन था वो जो आप लोगों को दिए हैं, मामूली चीज नहीं है वो, वैक्सीन है वो, उससे पावरफुल है ये। कम से कम आप लोग 80 साल के लिए निश्चिंत हो गए। आप लोग 80 साल तक आपके पास कोई रोग, कष्ट, संकट कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। हो गया टीकाकरण आप लोगों का संकल्प परिवार में। तो हम बता रहे थे आपको, विश्व की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता। और यह कहाँ है, इराक में दजला और फरात नदी,
दजला और फरात नदी के किनारे सारगोन अक्कर सब शासक इसका था। तो दजला और फरात नदी के किनारे इराक में सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की नंबर 1 पहली सभ्यता है ये। और विश्व की जो दूसरी सभ्यता है उसे कहते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र अलग है और मेसोपोटामिया अलग है। मेसोपोटामिया कहाँ है? एशिया में। इराक में है। इराक कहाँ है? एशिया में। और मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में। दोनों का महादेश भी 2 है, दोनों का 2 महादेश है। तो नील नदी के किनारे, मिस्र में नील के किनारे सेकंड सभ्यता है और विश्व की तीसरी परंतु सबसे विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है ना। विश्व की सबसे विकसित और क्रम के हिसाब से तीसरी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता भारत में है। भारत में समझे कहाँ है, कितना विस्तार है, हम चर्चा भी करेंगे आपके बीच। तो सबसे, फिर सुन लीजिए, प्राचीनतम सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी है मिस्र की सभ्यता, क्रम के हिसाब से तीसरी, लेकिन विकास के हिसाब से सबसे विकसित सभ्यता भारत की हड़प्पा सभ्यता है। कोई कंफ्यूजन? हड़प्पा सभ्यता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपको हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। देखिए, ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यदि हम लोग बात करें तो जब आप मानचित्र देखेंगे, मैप देखेंगे, देखते ही होंगे, देखना चाहिए। जिस सेवा में आप जा रहे हैं उसमें मैप की बड़ी भूमिका होगी। हाँ, और ऐसे भी कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ पढ़िए, समझने में आसानी होती है। इसको कहते हैं नॉर्थ, उत्तर होता है ये। मैप कैसे भी देखिए, आप किसी तरह घुमा दीजिए, आप समझिए जो ऊपर का भाग है क्या हो गया? उत्तर हो गया। नीचे क्या होता है? साउथ, दक्षिण। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये क्या हो गया? दहिना ईस्ट, पूरब। और ये क्या हो गया? वेस्ट, पश्चिम हो गया। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1000 स्थलों की चर्चा हुई है। सुन लीजिए फिर से, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अब तक 1000 स्थलों की पहचान की गई है। यह भी हड़प्पा सभ्यता जुड़ा होगा, यह भी जुड़ा होगा, यह भी जुड़ा होगा। 1000 के आसपास, उस 1000 में तकरीबन 400 स्थल का उत्खनन हुआ है। उत्खनन बड़ा कठिन काम होता है। किसी भी टीला का, सभ्यता का जो उत्खनन होता है बड़ा खर्चीला होता है, बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं ट्रैक्टर जेसीबी ले गया कोड़ दिए पूरा एक तरह से, समझना, उस जेसीबी से नहीं होता है। बड़े बड़े टीला को आराम से, उसका 2 विधि होता है खोजने का। एक होता है ऐसे उत्खनन होता है, एक होता है इस प्रकार से। और उसमें इस प्रकार से किया जाएगा कि एक एक कण जब निकलता है उससे, तो वह हमें उपलब्ध हो सके, वह प्राप्त हो सके। एक एक कण, तब ना समझेंगे। अगर एक सुई अगर मिली तब ना समझेंगे। उस सभ्यता के लोग सुई का प्रयोग करते थे। एक बटन मिलेगा, समझे, उस सभ्यता के लोग बटन का प्रयोग करते थे। एक अगर वहां से मान लीजिए चावल का कण मिलेगा तो लोग चावल का प्रयोग करते थे। रागी अगर मिला, मरुआ, लोग उसका प्रयोग करते थे। तो एक एक मिट्टी के तह को हटा करके एक एक चीज निकाला जाता है उसमें से, और सीधे ट्रैक्टर ला करके यदि कोड़ते हुए चल जाएंगे
तो बहुत चीज़ तो ऐसे निकल जाएगा उसमें से, तब वो सभ्यता की वास्तविक खोज हो नहीं पाएगी। तो बहुत वो कठिन होता है, बहुत वो खर्चीला होता है, बहुत समय लगता है। इसीलिए अब तक हर स्थल की खोज नहीं हुई है। लगभग 400 स्थल को उसमें से खोदा गया है, उत्खनन कार्य हुआ है। और उस 400 में से तकरीबन देखिएगा कि 250 स्थल को मान लिया गया है यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। समझ गए? 1000 स्थलों की पहचान, तकरीबन 400 का उत्खनन, और उसमें 250 स्थल को यह मान लिया गया है इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से था। क्योंकि हड़प्पा के उत्खनन से जो वस्तुएं मिली है, जब किसी स्थल का उत्खनन होता है हम लोग उस वस्तु से इस वस्तु का परीक्षण करते हैं वैज्ञानिक पद्धति पर, और तब वो तय करते हैं कि दोनों एक समय की वस्तु है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पाते हैं नहीं ये बाद का है, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक या ज़्यादा है, तो उसको हड़प्पा काल का नहीं मानते हैं। तो यह जो 250 पाया गया है, उस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं इसकी जो सबसे उत्तरी सीमा है, नॉर्थ पोल इसका है, सीमा है, उसे कहते हैं मांडा। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू में नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब नदी के किनारे है। यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, किनारे, नदी के किनारे, पास नहीं, किनारे। प्राचीन काल में जितने भी नगरों का निर्माण होता था, सभ्यता की स्थापना होती थी, वो कहाँ? नदी किनारे। इसलिए उस टाइम में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी, हर घर नल का जल पहुंचाया जाएगा, है ना। सरकार की जो 7 निश्चय है, उस 7 निश्चय में क्या है? हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। यानी कि हर गांव में बोर्डिंग होगा, उसका पानी स्टोर करने के लिए टैंक होगा, हर घर देखिएगा पाइपिंग हुआ है, नल लगाया गया है, और हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे। हैं, चूंकि जल ही जीवन है, इसके लिए सरकार का 7 निश्चय में एक निश्चय है हर घर नल का जल। कल पूछेंगे बाकी 6 निश्चय क्या है। अब 7 निश्चय हो गया, पार्ट 1, अब पार्ट 2 हो गया, अब पार्ट 2 भी हो गया। देखो सिनेमा आया हुआ था मुन्ना भाई, MBBS पार्ट 1, फिर उसका आया पार्ट 2। उसी प्रकार नीतीश जी की सरकार का ये हो गया पार्ट 2। कल सबसे पूछेंगे हम 7 निश्चय पार्ट 1 में क्या था और 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या था। कल के लिए होमवर्क आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सुनिए, नदी घाटी के किनारे हर सभ्यता इसलिए बसती थी कि जीवन में जल का बड़ा महत्व है, बिना जल का कोई काम नहीं होगा। चाहे वो स्नान करना हो, जल पीना हो, खाना बनाना हो, मवेशी को पानी पिलाना हो, हर काम। तो पहले तो नहीं कुआं था, नहीं चापाकल था, नहीं नल था, तो सभ्यता का निर्माण नदी के किनारे होता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल नहीं मिला है। अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की जो सबसे सभ्यता है अंतिम, उसे कहते हैं दइमाबाद। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है? प्रबड़ा नदी है, प्रबड़ा, 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 प्रबड़ा कहिए, ठीक है ना। नदी का नाम है प्रबड़ा, हाँ, नदी के किनारे। इसी प्रकार से अगर बात करें पूर्वी सीमा, उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? मेरठ नदी, हिंडन, हिंडन। और फिर अगर बात करें हम लोग पश्चिमी सीमा, सुतका-गेंडोर, सुतका-गेंडोर। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान। नदी कौन सी है? दास्क, ठीक है, समझ गए। दास्क नदी के किनारे एकदम। एक यहां से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, उत्तरी सीमा मांडा,
दक्षिणी हो गया दैमाबाद, पूर्वी हो गया आलमगीरपुर, पश्चिमी हो गया सुतका गंडोर। कहाँ है, किस प्रांत में है, किस देश में है, किस नदी के किनारे है, हर बात आपको हम बता दिए। देखिए, जब इस पूरे हड़प्पा स्थल को हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ करके मैप बनाएंगे तो मैप में यह कैसा दिखाई पड़ता है? त्रिभुज नहीं, त्रिभुज की भांति यह त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है। यह कैसा है? त्रिभुजाकार। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। और पूरे का रेडियस, क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। समझ गए? 12,99,600 मतलब लगभग कह देंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता आकृति त्रिभुजाकार हो गया। कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। तो त्रिभुज की समान इसकी आकृति बनी हुई है। सब अपने आप में क्वेश्चन है, जितना बता रहे हैं सब फैक्ट है, सब कंसेप्ट है, सब क्वेश्चन है। यही सब पूछता है, सब अपने आप में क्वेश्चन है। तो यह जो हम बताए आपको हड़प्पा सभ्यता के आकृति के संदर्भ में, यहां 2-3 बात समझिए आप कि हड़प्पा सभ्यता, ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यदि आज के संदर्भ में हम देखें पूरे क्षेत्रफल को मिला करके और गोला कर दें सबको मिला करके हम लोग, तो देखेंगे कि 3 देश में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 3 देश में। एक कौन सा हो जाएगा? भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। ठीक है ना? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और एक वक्त था, एक समय था, तीनों एक ही था, भारत का ही पार्ट था। और आश्चर्य होगा आपको कि वहां तक के शासन का संचालन पाटलिपुत्र से होता था, पाटलिपुत्र से होता था। अफगानिस्तान तक भारत का पार्ट था। आज का बांग्लादेश भारत का पार्ट था। आज का श्रीलंका भारत का पार्ट था। समझे? इसके अलावा देखिएगा कि पूर्वोत्तर का बहुत सा क्षेत्र है जो भारत का पार्ट है। इतना बड़ा यदि भारत रहता आज के संदर्भ में, तो आज विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होता? भारत का होता, भारत का होता। लेकिन बढ़ते 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 आज देखिए भारत किस प्रकार से कई खंडों में बट करके और दूसरा स्थान पर विश्व में जनसंख्या के हिसाब से 7वां स्थान उसका आ गया। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। इतिहास में जो है उसी को पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास में इसका कोई जगह नहीं, ये नहीं होता तो क्या होता और ये होता तो क्या होता। ठीक है, इसका कोई जगह नहीं। इतिहास का अर्थ बताए थे आप लोगों को, इतिहास। इतिहास का जो अर्थ होता है विषय का, इति जोड़ ह जोड़ आस। इति मतलब होता ऐसा, ह का मतलब ही, आस का मतलब हुआ, ऐसा ही हुआ। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ। ये मत कहिएगा इति मने बीती या हास मने कहानी, बीती हुई कहानियों को इतिहास किस मत बोलिए, आज से मत बोलिएगा। इतिहास का मतलब ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ मतलब ऐसा ही, देखिए जोड़ दे रहे हैं ही, मतलब ऐसा ही हुआ। इस पर नहीं होने कोई जगह नहीं, ऐसा ही हुआ। ठीक है, मतलब पूरी तरह से 100% प्रमाणिक बात जो होता है उसे इतिहास में हम लोग जगह देते हैं, स्थान देते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे कि आज का भारत, आज का पाकिस्तान और आज का अफगानिस्तान एक तरह से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। इतना अच्छे हड़प्पा का विस्तार हुआ था।
अब हम लोग एक दो बात ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो 6 स्थल प्राप्त हुए हैं, 6 जगह, 6 स्थल जो प्राप्त हुए हैं, उस 6 स्थल को सबसे अधिक विकसित माना गया है। हजारों जगह का पहचान हुआ है, 250 को प्रमाणिक माना गया है। इस 250 में देखिएगा कि 6 स्थल सबसे ज्यादा विकसित था, सबसे ज्यादा प्रमाणिक था। और ये प्रमाणिक जो है कौन कौन है, तो एक है आपको हड़प्पा, दूसरा कौन सा है मोहन जोदड़ो, तीसरा चान्हुदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा काली बंगा और छठा बनवाली। देखिए ध्यान दीजिए, 6 स्थल सर्वाधिक विकसित है। और इस 6 स्थल में 3 स्थल जो आप देख रहे हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्हुदड़ो, ये आज के पाकिस्तान, और यह जो आप देख रहे हैं 3 स्थल, वह भारत, आज के भारत में है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल कहां से मिला है, गुजरात से। राज्य की बात करें हम लोग कि सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल कहां से मिला है, गुजरात से मिला है। हाँ, और इस 6 में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा विकसित कौन था, तो सर्वाधिक विकसित ये 2 था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और इसी आधार पर पिगॉट है इतिहासकार, पिगॉट और पिगॉट बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बृहद हड़प्पा सभ्यता की संयुक्त राजधानी थी। बृहद हड़प्पा सभ्यता का संयुक्त राजधानी थी, यानी कि पिगॉट का ये तर्क है विकास के आधार पर। इसमें भी सबसे विकसित हड़प्पा, और हड़प्पा जो है उसके लिए एक नाम आया है टाइप साइट, मतलब प्रारूप स्थल। हड़प्पा को कहते हैं प्रारूप स्थल, हड़प्पा का नाम प्रारूप स्थल है। पूछेगा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन किस स्थल को कहते हैं प्रारूप स्थल, टाइप साइट। तो हड़प्पा को कहते हैं, और इसलिए कहते हैं हड़प्पा को क्योंकि हड़प्पा के उत्खनन से जो वस्तुएं मिली है, जो साक्ष्य मिला है, उसी के आधार पर बाकी स्थलों के परीक्षण के उपरांत कहते हैं कि हड़प्पा कालीन था या नहीं था। ठीक है, इसी वजह से हड़प्पा क्या कहते हैं, टाइप साइट, प्रारूप स्थल। इसके बाद आपको हम बताएं कि हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, पूरे सभ्यता और सभ्यता के जो पतन और पतन के जो बाद की घटना है, उसको इतिहासकारों ने 4 पार्ट में बांटा है। चार पार्ट में, माने हड़प्पा सभ्यता के उद्गम से लेकर के और पतन तक की जो कहानी है, उसको 4 पार्ट में इतिहासकार ने बांटा है। और सबसे जो पहला है उसका नाम दिया है उन्होंने, है आरंभिक काल। आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक काल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता ध्यान दीजिएगा, एक विकसित सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, लेकिन एकाएक ये तो नगर नहीं बन गया होगा। इसको नगर बनने में कई 100 साल लगा होगा। शुरुआत एक ग्रामीण संस्कृति से हुई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आरंभिक काल है, आमतौर पर इतिहासकार कहते हैं कि 2500 BC से लेकर के 2200
बीसी की शुरुआत, मैंने 2500 से 2200, 200-300 साल लग गया इसको धीरे 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 गांव से शहर की ओर बढ़ने में। ठीक है, दूसरा जो चरण इसका है उसका नाम दिया है हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल। विकसित काल जैसे कहते हैं हम लोग चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष काल। हाँ, इसका समय दिया है 2200 बीसी से लेकर के 2000 बीसी के बीच चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स इसका पीरियड है। और तीसरा जो काल है उसे कहते हैं पतन का काल, पतन का काल। और 2000 बीसी से लेकर के 1800 बीसी, मतलब इतना विशाल सभ्यता था, इसको पतन में 200 साल लग गया। हाँ, और चौथी जो अवस्था है उसे कहते हैं हड़प्पोत्तर काल या उत्तर हड़प्पा अवस्था। इसका समय है 1800 बीसी से लेकर के 1200 बीसी। तो पहला नाम दिया हम लोगों ने आरंभिक काल, मतलब कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता गांव से शहर की ओर, नगर की ओर बढ़ा। हाँ, 2500 से 2200। दूसरा विकसित अवस्था या उसको कहते हैं क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष का काल 2200 से 2000 बीसी। तीसरा बताया आपको हम पतन का काल, पतन भी 200 साल लगा, 2000 से 1800। और चौथा बताया आपको हम उत्तर हड़प्पा अवस्था या हड़प्पोत्तर काल, 1800 बीसी से लेकर के 1200 बीसी के बीच इसका समय रहा। तो ये हड़प्पा सभ्यता। और अगली एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग रखे थे प्रोटो हिस्ट्री में, आद्य ऐतिहासिक काल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल में, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। और बताए थे आपको हम कि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखित साक्ष्य मिला है, लोग लिखना जानते थे, पढ़ना भी जानते थे वो लोग, उस समय के लोग, लेकिन हम लोग उसके लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। कई विद्वानों ने दावा अवश्य किया है, के.एस. वर्मा, S.R. राव, संकालिया, I.D. महादेवन, बैडेन जैसे लोगों ने इसको पढ़ने का दावा किया है। अपने हिसाब से लोग पढ़ भी लिया है। कुछ लोग कहते हैं तमिल है, कुछ लोग कहते हैं संस्कृत है, तो इस पर कोई सिंधी भाषा है, तो अलग, लेकिन वो पढ़ लिए हैं, लेकिन बाकी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब तक इसे मान्यता नहीं मिली है। और अब तक यह माना जाता है कि हड़प्पा का जो अब ये लेख है अपाठ्य है, अब तक पढ़ा उसे नहीं गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लिखित साक्ष्य तो मिला है। तो हड़प्पा का जो एक लेख मिला है, हाँ, उससे देख करके आप कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में जो लोग लिखते थे उसका क्या था, लिखने का तरीका चित्राक्षर था। आजकल से वर्ण है ना, अ आ ए बी सी डी 1 2 3 4, वो नहीं, चित्राक्षर, भाव चित्र कहते हैं उसे। हाँ, भाव चित्र का मतलब ये होता है, अगर पेन के विषय में लिखना है तो पेन का फिगर बना दिए, किताब लिखना है किताब का फिगर बना दिए। ठीक है, यानी कि उस समय जो भी चीज लिखना होता था उसका क्या कर दिया, फिगर, चित्र। तो उसका नाम पड़ गया भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक उसे कहते हैं। और लगभग वह जो चित्र है कितना प्राप्त हुआ है, 400 भाव
चित्र प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन। हाँ, और दूसरी बात कि हड़प्पा कालीन जो लेख है वह किस प्रकार का है, बोलिए। हाँ 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 हाँ, सुन लीजिए। आजकल क्या होता है कि आमतौर पर दो प्रकार की लिपियां होती है, एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी और खरोष्ठी। ब्राह्मी में क्या होता है कि हर लाइन शुरू कहाँ से होता है, बायां से, खत्म कहाँ होता है, दायां। हर लाइन ऐसे ही लिखाएगा, ये हो गया ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी में क्या होता है, ठीक उल्टा, हर लाइन आरंभ कहाँ से होगा, दायां से, खत्म कहाँ से होगा, बायां। ठीक है। और हड़प्पा कालीन जो है वो क्या होता है कि हर लाइन शुरू कहां से होता है, दायां, सेकंड लाइन बायां, थर्ड लाइन दायां, फोर्थ लाइन। माना एक तरह से एक खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों का मिक्सअप है, और इसीलिए इसके लिए जो नाम आया है, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं बोस्त्रोफेदन लिपि। बोस्त्रोफेदन लिपि, इसे कहते हैं गोमुत्रिका लिपि। बोस्त्रोफेदन या गोमुत्रिका इसे कहते हैं। और इसी प्रकार वो लिखा हुआ है, दायां से बायां, बायां से दायां, दायां से बायां, बायां से दायां, इस प्रकार की वो लिपि है। और पूरी तरह से आप कह सकते हैं, एक बात तो तय है कि हड़प्पा कालीन लोगों को लिखने और पढ़ने की जानकारी थी, लोग ये कार्य करते थे। और लिखना किसी भी समाज और सभ्यता का परिचायक होता है। किसी भी समाज को तब तक हम लोग सभ्य नहीं मानते हैं जब तक वो लिखना पढ़ना नहीं जानता है। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, और इसीलिए कहते हैं कि हड़प्पा भारत की पहली सभ्यता है, क्योंकि लिखना पढ़ना क्या है, सभ्यता का परिचायक है। सभ्यता का परिचायक है। और जीवन में सभ्यता और संस्कृति का बड़ा महत्व है। सभ्यता और संस्कृति का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या है बताइए, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है? किसे कहते हैं सभ्यता और किसे का संस्कृति, बताइए। हाँ बोलिए ना। सर सभ्यता वो है सर, हाँ, जो सर हमारे सर पुरखों से चली आ रही है सर। सभ्यता जैसे वो मतलब जो करते थे उन्हीं के मतलब उनके जो संस्कार होते थे उन्हीं को हम चल करते आ रहे हैं सर, वही होती थी सभ्यता। संस्कृति बताइए। संस्कृति वो होती थी सर, जैसे कुछ पर्व त्योहार होते हैं, जैसे सर कुछ और मतलब जो फंक्शन तो वो करते थे, उसके बाद वो भी हम भी कर रहे हैं, वो अच्छे करते थे हम भी कर रहे हैं। दोनों की बात हो गया। देखिए एक लाइन में समझिए, उसको व्याख्या करते रहिएगा आप लोग। कि सभ्यता का मतलब होता है कि किसी भी समाज की भौतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को कहते हैं सभ्यता। और संस्कृति का मतलब होता है उसका बौद्धिक स्तर, ज्ञान का लेवल, उसे क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अब मान लीजिए यह एक डस्टर है, ये क्या हो गया, ये सभ्यता हो गया। इससे हम लोग मिटाना जानते हैं कि इसे बोर्ड को मिटाया तो क्या हो गया, ये हमारी संस्कृति हो गई। यह कलम है, ये क्या हो गया, सभ्यता हो गया। इससे हम लोग लिखते हैं तो क्या हो गया, ये हमारी संस्कृति हो गई। वस्त्र हम लोग तैयार कर लिए, ये क्या हो गया, सभ्यता हो गया। पहनना शुरू कर दिए ठीक से, क्या हो गया, संस्कृति हो गई। मोबाइल हमारे पास है, वो सभ्यता हो गया। उसको हम लोग जानते हैं कैसे कैसे यूज किया जाए, वो क्या हो गया, संस्कृति हो गई। कोई फ्लावर है, वो क्या हो गया, सभ्यता हो गया। खुशबू आती है, क्या हो गई, और उदाहरण दें, काफी है ना। तो सभ्यता और संस्कृति में यही
सबसे बड़ा अंतर है। सबसे पहले मानव में क्या हुआ? सभ्यता का विकास हुआ, तब वह संस्कृति। बिना सभ्यता का संस्कृति नहीं आएगा उसमें। आप जो पढ़ रहे हैं वो सभ्यता है, और पढ़ के जो ज्ञान हो रहा है वो क्या है? संस्कृति है वो। ठीक है, तो सभ्यता और संस्कृति दोनों पूरक है एक दूसरे का, लेकिन पहले सभ्यता का विकास हुआ और फिर जो है संस्कृति का विकास हुआ। तो ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई मूल बातें हैं, आपको हम बताए ये मूल बातें थी। और इसके अलावे हम लोग बात करेंगे, अब जो मूल बिंदु पर आएंगे वो ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, जो हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक में कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो तकरीबन 700 साल की सभ्यता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है, क्यों इसका इतना चर्चा करते हैं। तो सभ्यता की विशेषता पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग। वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, तीसरा हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन, चौथा हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन, और फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन। समझे? तो हड़प्पा के विषय में इतने सारे बातों, तथ्यों, अवधारणाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जहाँ तक सवाल उठता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, तो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है सुन लीजिए पहले, फिर समझा देंगे, लिखा देंगे। ठीक है, लिखा भी देंगे, हर चीज़ आप लोगों को चिंता नहीं करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? नगर निर्माण योजना, उसका टाउन प्लानिंग। हम बताए भी आपको, विश्व की सबसे विकसित ये सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर निर्माण योजना, उसका टाउन प्लानिंग के विषय में आपको बताएंगे। हाँ, नगर किस प्रकार के होते थे, नगर की क्या विशेषताएं थी, नगर में क्या सब था। फिर बात करेंगे कि हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन, मतलब उत्खनन के आधार पर जो हमें साक्ष्य मिले हैं उससे हम ये अनुमान करेंगे, तर्क करेंगे, विश्लेषित करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का धर्म था, धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी, देवी देवताएं उसमें कौन थे, पूजन की विधि कैसी उसमें थी। ठीक है, और उसको कोरिलेट करेंगे आज के सभ्यता के साथ, आज के धर्म के साथ। फिर बात करेंगे हम लोग सामाजिक जीवन के विषय में, हड़प्पा का समाज कैसा था। हाँ, पूरी सोसाइटी के विषय में हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार का समाज था और आज के समाज से क्या वो समानता असमानता रखती थी। फिर बात करेंगे हम लोग आर्थिक जीवन के विषय में, आर्थिक जीवन में कृषि का क्या महत्व था, उद्योग क्या था, व्यापार क्या था, विदेश व्यापार क्या था, मुद्राएं की क्या अवस्थाएं थी। तो पूरे इकोनॉमी के विषय में आपको बताएंगे। फिर बताएंगे राजनीतिक जीवन, उस समय का क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद करेंगे पतन। आखिरकार इतनी जो विशाल सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो अंततः इसका पतन कैसे हो गया, बड़ा कौतूहलता का विषय है। हाँ, बड़ा कौतूहलता का विषय है। इतना विकसित सभ्यता, उसका पतन कैसे हो गया। हाँ, और हम समझते हैं कि आज के जो दौर के व्यक्ति हम लोग हैं, तो किसी भी सभ्यता का पतन कैसे होता है वो समझना बहुत कठिन नहीं है हम लोगों के लिए। कोरोना ने समझा दिया हम लोगों को कि पतन कैसे होता है। नहीं, कोरोना समझा दिया कि पतन कैसे होता है। और देखिए, सुनिए, हम बताते हैं कि हम लोग आज केयरफुल हैं इसलिए बच गए।
चाहे हमारी सरकार है कि हम हैं, सजग हैं, हम लोग बच गए। यदि हम लोग केयरफुल नहीं होते, केयरलेस होते, तो बचना कठिन था। जो लोग केयरफुल नहीं थे वो नहीं बच पाए। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कितना हो गया है? लाख टप गया है। भारत में कोरोना से मरने वालों की लाख टप गया है। तो इस प्रकार से वो केयरलेस थे। जो केयरफुल है वो ठीक है, फिट है, और केयरफुल रहना भी है हम लोगों को। मास्क लगाना है, दूरी बनाकर रखना है, थोड़ा सा हट के बात करना है, साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर पॉकेट में रखना है, साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। किसी से बात करते हैं तो मास्क उसमें थोड़ा लगा लें, ठीक है। तो इस प्रकार एहतियात बरत करके हम लोग बड़े समस्या को टाल दिए। नहीं तो हम लोगों के पास नहीं हॉस्पिटल था, नहीं कोई दवाइयाँ थी, नहीं बचाव का कोई रास्ता था। पहले हम लोग सुनते थे, गांव की बात बताते हैं आपको हम, आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले गांव के गांव लोग मर जाते थे, है जा। लोग जान नहीं पाता था कि फैलता है ये। अब एक आदमी मरा, चल गया उसको देखने के लिए, लोग चल गया देखने के लिए, देखियो लिया, उठा करके दे आया, उसको बगीचा में जला आया, आता तो उसको भी हो गया, वो मर गया। नहीं समझे? तो गांव के गांव लोग मर जाते थे। आज कोरोना एक तो दिखा दिया हम लोगों को। हाँ, लोग सजग था, घर के लोग भी मर जाते थे, लोग देखते थे किस प्रकार से उसको दूरे से लगा में दे करके उसको हटाता था, निकलता। शादियों करता था, जयमाल होता था लगा में दे करके। नहीं देखते थे? नहीं ध्यान दिया आप लोग? 2 गो डंटा ले करके और वहीं से महिला को शादी पहना दिया। साथ में बिहार में भी कई जगह हुआ, बिहारों में देखे कई जगह दूरे से 7 फीट का लगा रखता था। हाँ, उसमें लगा दिया माल, जयमाल लगा दिया, वो पहना दी इसको, हो गया, शादी हो गया। ऐसा शादी सब दिन दूरी बनी रहेगी, लोग सोचा नहीं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, लेकिन चलिए अच्छा, सराहनीय, एक समाज के लिए सीख हुआ। जो भी हो वो अपना दिखाने के लिए किए हों, लेकिन समाज के लिए एक प्रेरणा का वो विषय हुआ, स्रोत हुआ। तो इतना सारे विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग ये सब डील करेंगे। हड़प्पा की विशेषता क्या थी, इकोनॉमी क्या था, सोसाइटी क्या था, ठीक है, धर्म क्या था, पतन कैसे हुआ।